नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फाइटर बैच में सेकंड लेक्चर की। पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड करके दे दिया है, जिसमें मैं मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूँ। आपको एमपी पुलिस की जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं 2023 में, वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि आपको एक रियल एक्सपीरियंस हो सके कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें हमें कम से कम समय में बिल्कुल आसान तरीके से किस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और दिखाऊंगा कि बेस्ट अप्रोच क्या होती है, किस तरह से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपना पहला क्वेश्चन। तो देखो फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप जिस भी मीडियम से हैं आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि 3 लाइट सिप हैं जो जलती हैं एक साथ, कितने 8 बजे, सुबह 8 बजे वो जलती हैं। एम लगा हुआ है। जो फर्स्ट लाइट सिप है वो हर 24 सेकंड के बाद जलती है। तो यहाँ पे पहली वाली जो है ना, ए मान लो इसे, ये 24 सेकंड के बाद जलती है, ठीक है। जो दूसरी वाली है, ये सेकंड वाली लिखी है, ये हर 60 सेकंड के बाद जलती है, तो बी मान लिया, ये 60 सेकंड के बाद जलती है। और जो तीसरी है वो हर 132 सेकंड के बाद जलती है, तो ये सी मान लिया मैंने, 132 सेकंड। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है कि ये बताओ कि ये नेक्स्ट अगली बार एक साथ कब जलेंगी। तो ये 8 बजे जली थी एक साथ, अब बताओ अगली बार एक साथ कब जलेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आए ना, कि जब आपको अलग अलग टाइम दिया हो, अलग अलग चीज़ें हो चल रही हो, और उन्हें एक जगह पे लेके आना हो कि ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, और एक ही जगह पे मिल रहे हैं, चाहे 2 लोग मिल रहे हो ऐसे, ठीक है, चाहे 3, आपको वहाँ पे एलसीएम करना होता है। ये चीज़ पहचानना जरूरी है। आपको समझ में आ गया एलसीएम करना है, तो आपको अब कुछ नहीं करना, आपको केवल 24 का, 60 का और 132 का एलसीएम लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ आसानी से। आप ऐसा मान के चलिए कि जो पहली लाइट है वो 2 सेकंड के बाद जलती है, ठीक है, और जो दूसरी है वो 3 सेकंड के बाद जलती है, और जो तीसरी है वो 5 सेकंड के बाद जलती है, ऐसा समझ लो। तो इसकी टेबल जब आप पढ़ोगे तो 2 4 6 ऐसे करके आएगा, डॉट 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 30 आएगा, 32 34 36 ऐसे करके आगे चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे 3 सेकंड वाले में 3 6 9 डॉट 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 करके यहाँ पे पूरा 30 आएगा, 33 आएगा, 36 आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही 5 वाले में 5 10, ठीक है, 15, और ऐसे कर करके 30 भी आएगा, ठीक है, 35 भी आएगा, 40 भी आएगा, ये सारी चीज़ें। तो आप ऐसा देखोगे फ्रेंड्स कि इससे ये समझ में आ रहा है कि ये पहली बारी 2 सेकंड के बाद जली, फिर चौथे सेकंड पे जलेगी, फिर छठवें पे, 8वें पे, 10वें पे, ऐसे करके 30 पे जलेगी, 32 ऐसे हो गया। 3 वाली 3 6 9 ऐसे करके 30 पे, 33 36। 5 वाली 5 10 15 30 35 ऐसे। लेकिन एक साथ इनका कब मिलेगा, पहली बार मिलेगा ये 30 सेकंड पे। आप देखिए, और ये 30 सेकंड कैसे निकला, ये कॉमन उनका टाइम दिख रहा है, ये एलसीएम से डायरेक्ट निकलेगा। 2 3 और 5 का एलसीएम ले लो, तो 2 3 का लोगे तो 6 आ गया, और 6 और 5 का लोगे तो 30 आ गया। तो ये 30 सेकंड आ गया कि नहीं आंसर, ये 30 सेकंड के बाद जलेंगी। सेम यहाँ पे यही है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि आप इस बड़े जो वैल्यूज दे रखी है इनका एलसीएम लेना है, सिर्फ आपको पता चल जाएगा अगली बार कब जलेंगी। तो देखो कैसे एलसीएम लिया जाता है। अब आप ये वाला मेथड मत अपनाना कि ऐसे करके निकाल रहे हो। देखो इसमें लगता है टाइम, कि आपने 24 60 और 132 किया और काट रहे हो, फिर मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे करो डायरेक्ट। देखो 24 और 60 का क्या, 60 दूनी 120 होता है, और 24 पंचे 120 होता है। तो ये तो पता चल गया कि 120 तो आ ही जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अब 132 बचा। तो इन दोनों का काम तो ये हो गया अपना, 120 आ गया। अब 120 और 132 में कितना कॉमन है, तो कॉमन निकालो। 12 कॉमन आ रहा है। जब आपने 12 कॉमन लिया तो यहाँ 10 रह गए, और यहाँ पे 12 एकम 12 और एक गया, तो 12 एकम 12, यहाँ 10 और 11 आ गए। तो ये 12 तो रहेंगे ही, 10 और 11 का एलसीएम ले लो सिर्फ, और 10 और 11 का एलसीएम 110 आएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0, 12 एकम 12 के 2, हासिल 1, 12 एकम 12 के 13, तो 1320 सेकंड आ गया। 1320 सेकंड बाद ये तीनों एक साथ जलेंगी। लेकिन आंसर यहाँ टाइम दे रखा है और मिनट में दे रखा है, तो इसे 60 से भाग कर लो, ठीक है। तो इससे ये काट दिया, 6 दूनी 12, ठीक है, और ये इधर गया 6 दूनी 12, तो 22 मिनट। तो 8 बजे ये जला था पहली बार, और 22 मिनट और ले लो, तो 8:22 पे जल जाएगा। ये बी वाला अपना आंसर हो गया। इस तरह से करना है, ठीक है फ्रेंड्स। एलसीएम लेना भी बता दिया आपको, कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, वरना यहाँ पे कितना लेंदी एलसीएम हो जाता है आपका। इसे देखते हैं। देखो एक आदमी है जो एक डिस्टेंस, एक दूरी कवर करता है 250 किलोमीटर 5 घंटे में बाइक से, तो उसकी स्पीड बताओ। तो आपको पता है कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो गया 250 और टाइम हो गया 5 घंटे, तो 5 से काट दिया, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। आप डायरेक्ट बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो फ्रेंड्स, एक कार है जो एक डिस्टेंस कवर करती है 144 किलोमीटर 2 घंटे में, तो इसकी स्पीड बता दो। तो यहाँ पे भी स्पीड बतानी, तो स्पीड हो जाएगी 144 किलोमीटर और 2 घंटे में, 2 7 14, 2 दूनी 4, तो 72 आ गया। अब इसे इन्होंने क्या बोला, देखो फ्रेंड्स,
तुरंत मैंने देखा कि 72 तो कहीं है नहीं, इन्होंने कहा मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, तो 18 चौके 72 और 4 पंचे 20, तो 20 आंसर आ गया अपना, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। 5/18 से गुणा कर दो किसे, किलोमीटर पर आवर को, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है तो छोटी वैल्यू है ना मीटर पर सेकंड, उससे बड़ी वैल्यू में ले जा रहे हैं तो ऊपर बड़ा रखो, 18/5 से गुणा कर दो। तो देखो ये किलोमीटर पर आवर बड़ा है, यहाँ से हम छोटे पे लेके जा रहे हैं तो छोटे से गुणा किया 5/18, ऐसे याद रखना। और मीटर पर सेकंड छोटा है लेकिन हम लेके कहाँ जा रहे हैं, बड़े पे, और किसी को बड़ा बनाना है तो बड़े से गुणा करना पड़ेगा, तो 18/5 से गुणा कर दिया। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ किलोमीटर पर आवर आ रहा था ना 72, तो मुझे मीटर पर सेकंड में ले जाना था तो छोटे से गुणा किया 5/18, तो कट के अपना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको यूनिट कन्वर्ट करना भी सिखा दिया कैसे करना होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे लिख भी दिया कि 2023 में आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इसका मैं आपको पहले ही बता दूं फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ना, ऑप्शंस गलत दे रखे हैं इसके, ठीक है। आंसर क्या निकलेगा वो आपको बताता हूँ, ऑफिशियल उससे उठाया है मैंने पीडीएफ से, सारे ऑप्शंस इसके गलत थे। मैं दिखाता हूँ सही आंसर क्या था। देखो 2 ट्रेन है, उनकी लेंथ दोनों की लेंथ 225 मीटर है और वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही है, ठीक है, भाग रही है, और सेम पैरेलल लाइंस पे, तो ऐसी लाइन है, एक इधर है एक इधर है, तो ये ऐसे भाग रही होगी तो ये वाली ऐसे भाग रही होगी, ठीक है। एक की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैलकुलेट करना है टाइम, हमें टाइम बताना है कि कब वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, अगर आपको टाइम निकालना है तो T=L1 + L2 अपॉन V1 + V2, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको टाइम निकालना है तो T लिख लो, और आपको दोनों की लेंथ जोड़नी होती है, तो 225 मीटर की दोनों है ना, तो 225 और 225 आपका सीधा 450 हो गया। अब अपॉन में स्पीड दोनों की, अब देखो मैंने प्लस क्यों लगाया है इनके पहली और दूसरे स्पीड के बीच में, ये भी मैं स्पीड मानता हूँ, ठीक है, तो भी यहाँ स्पीड हो गई, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही। जब कोई ट्रेन या कोई भी पर्सन है या कोई गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में हो, चाहे ऐसे अपोजिट हो, ठीक है, और चाहे ऐसे अपोजिट हो, कि ये इधर की तरफ भाग गई ऐसे और ये इधर, तो हमेशा प्लस लेते हैं स्पीड को। और अगर ऐसा हो कि ये इस डायरेक्शन में, दूसरी गाड़ी भी इस डायरेक्शन में, तो स्पीड माइनस होती है, ठीक है। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन, तभी मैंने सर्कल लगाया कि ये वो शब्द हैं जिन पे आपको ध्यान देना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो आपने अपोजिट पे ध्यान दे लिए, तो आपको पता चल गया कि हमें ऐड करना है। तो 80 और 64 को जोड़ दो, तो 80 और 60 140, और 4 और जोड़ दो तो ये 144 हो गया। लेकिन आपको पता है ये 450 मीटर में है और 144 आपका किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। अब देखो आंसर आपका सेकंड में चल रहा है, तो आपको इसे मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो 450 मीटर लिखा रहने दो, और ये जो आपका 144 है इसमें यहाँ गुणा करो, यहीं पे गुणा होगा किससे, 5/18 से, इस तरह से। अब ये होगा क्या, ये 18 नीचे, ये 18 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो मैं 18 यहाँ से हटा दे रहा हूँ अब, और ये 18 गुणा में यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, ये देखो 18 और 144, तो 18 से 144 काट दो 8 बार में, 18 × 144, अब 8 और 5 तो 8 × 45 हो रहा है, नीचे 40 लिख लो, आपको अच्छे से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया, और आपका अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है। 0 से 0 काट दो, ये आ गया आपका 45/4, जैसे आप क्या लिख सकते हो, 4 एकम 4, ठीक है, और ये 4 एकम 4, ठीक है। अब एक बचा, पॉइंट लगेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 11.25 आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। ये फ्रेंड्स आपका सही आंसर है, जो ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है, जो ऑफिशियल पीडीएफ थी उसमें भी नहीं था, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर ये है। उसके अराउंड फिर आंसर क्या दे रखा है, एक तो ये 12.33 है और ये 12.5 है, तो आप ज़्यादा सही से मानोगे या फिर इसे मान लो, तो इन दोनों में से आप कोई भी टिक कर सकते हो, ठीक है, वरना सही आंसर ये है। ये देखो फ्रेंड्स, अगर एंगल्स पेंटागन के, ठीक है, पंचभुज है, उसके एंगल्स इस रेशियो में 1 3 6 7 8, आपको पता है पेंटागन में 5 साइड होती हैं और 5 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको इन एंगल्स के बारे में पता चल गया, पांचों के रेशियो दे रखे हैं, तो इन्होंने कहा सबसे छोटा एंगल बताओ, तो हमें दिख गया सबसे छोटा एंगल तो 1 है ना, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए कि पेंटागन के जो एंगल्स हैं उनका टोटल सम कितना होता है, तो टोटल सम उनका होता है 540 डिग्री पेंटागन का, ठीक है। या तो आपको डायरेक्ट याद रहे, या फिर मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हैं किसी भी पॉलीगन का कि उसमें टोटल उसका जो एंगल का सम होगा ना, इंटीरियर एंगल्स का सम, वो कितना निकलता होगा। तो देखो n, अगर मैं ट्राइंगल का एग्जांपल लूँ तो उसकी 3 साइड होती है, तो 3 यहाँ रखो, तो 3 - 2, ठीक है, ब्रैकेट में रखना, और 180 डिग्री,
तो 3 में से 2 गया 1 गुणा 180 डिग्री, और आपको पता है ट्राइंगल का ओवरऑल सम करते हैं ना इंटीरियर एंगल्स का, तो कितना आता है 180 डिग्री आता है। स्क्वायर का करके देख लो, यहाँ 4 रखो, 4 में से 2 गए 2 और 180 दूनी 360 डिग्री, तो आपको समझ में आ गया। ऐसे ही एन की जगह 5 रखो, तो 5 में से 2 गया, ठीक है, और गुणा 180 डिग्री, तो 5 में से 2 गया 3 गुणा 180, तो ये 18 दूनी 36, 18 54, तो 540 डिग्री आ गया। तो अब आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कि किसी भी पॉलीगन का आप ओवरऑल इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल लोगे। तो 540 तो इसका टोटल सम है, और ये रेशियो कितना सम दे रहा है, तो 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 7 17 और 10 27, तो 27 जो यूनिट है वो 540 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और आपको केवल एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 540 बटे 27, ठीक है, 27 दूनी 54, 20 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो ये देखो फ्रेंड्स 20 डिग्री ये आंसर हो गया, आपको सारी चीजें बता दी मैंने। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि इसमें m की जगह पे क्या आएगा, m ये रहा, तो इस m की जगह पूरी इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे ये, और बताएंगे m की जगह क्या आएगा। तो मैं आपको यहीं से एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको ये पूरा सॉल्व करना है, 4 × 4 और क्यूब पावर लगी उस पर 3, फिर डिवाइड, फिर ये सारी चीज़ें। आप ये देखो कि फ्रेंड्स जहाँ पे ये m लिखा हुआ है ना, उसमें बेस क्या बन रहा है, तो बेस बन रहा है 2 × 2, जिसका मतलब है 4। तो आपको बेस 4 बनाना है, तो आपको यही दिमाग लेके चलना है कि यहाँ पे हर जगह आपको 4 बनाना है। तो ये देखो फ्रेंड्स, जब आप 4 मल्टीप्लाई, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4 × 4 पे पावर 3 करते हो ना, तो इसे मैं आगे बढ़ा के ऐसे लिखूंगा कि 4 का स्क्वायर और उस पे पावर 3, समझे। तो इसे मैं आगे लिखूंगा कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 × 3, ठीक है, 4 2 × 3, तो ये आपका सीधा निकल के आ गया 3 दूनी 6, 4 पे पावर 6, ये इतने का पोर्शन निकल आया 4 पे पावर 6। अब मैं अगर इतना लूँ, ये 512 डिवाइड बाई 8, ठीक है, और इस पे पावर चल रही 4, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमें 4 बनाना है बेस में, ताकि हम यहाँ पे रिलेट कर लें बराबर और m की वैल्यू निकाल लें। तो अब ये क्या करेंगे, हम 8 से इसे डिवाइड करेंगे, तो ये सीधा 64 आएगा यहाँ पे 64, क्योंकि 8 6 48, 3 बचेगा, 8 चौको 32, 64 आया, और 64 पे ये 4 पावर लगी है। अब 64 को 4 के हिसाब से तोड़ दो, तो देखो 4 चौको 16, चौको 64 और 4 पावर। अब देखो 4 पे पावर 3 हो गई, और ये 4 पहले से था, अब 4 और 3 गुणा 4 हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 3 चौको 12 सीधा आ गया, तो ये भी निकल आया, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आ गया अपना। अब ऐसे देख लो 32 गुणा 8, तो ये आपका 32 गुणा 8। आपको यहाँ मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, वरना बहुत जल्दी कर सकते हैं हम इसे, सीधा यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ क्या करना है, 32 को 4 के हिसाब से तोड़ लो, तो आप कैसे तोड़ोगे, 4 4 8 32 और गुणा 8, ऐसे आपने पहली बार तोड़ा, और यहाँ पे 4 पावर में। अब आप देखो 8 और 8 को कैसे लिख सकते हो, तो देखो 4 तो यहाँ पहले आ गया, ये पहले 8 को लिखा 4 दूनी 8, और दूसरे 8 को लिखा 4 दूनी 8, ठीक है, ये हो गया, और पावर 4 है। अब देखो पहला 4, दूसरा 4, तीसरा 4, तो ये तो 4 पे पावर 3 हो ही गया, और ये देखो 2 दूनी 4, 1 4 ये बन गया, ठीक है, और ये पावर 4 चल ही रही है। तो आगे देखो 4 पे पावर 3 और 4 पावर 1, ये 4 पे पावर 4 हो गया, ठीक, और इस पे ओवरऑल पावर 4 चल रही है, जो गुणा होके 4 पे पावर 16 बना देगी। इतना समझ में आया। तो फ्रेंड्स ये भी हो गया सॉल्व। अब इसे देख लो इतना, तो ये यहीं से बन जाएगा 4 पे पावर m प्लस 4, इतना बन गया। अब आप देखो इसे पूरा सामने रख दो, तो यहाँ आपका आ गया 4 पे पावर 6 पहला वाला ये पोर्शन, फिर आपका इसमें डिवाइड का साइन लगाता है, डिवाइड का साइन लगा दो, फिर आ गया 4 पे पावर 12, ये मैंने यहाँ से उठा लिया, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन था, ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, फिर आपका बन रहा था 4 पे पावर 16, तो ये 4 पे पावर 16 आ गया, और आपने फिर इक्वल का साइन लगा लिया, और फिर ये 2 गुणा 2 4 पे पावर ऐसे करके लिख लो m प्लस 4, इतना आ गया। अब फ्रेंड्स देखो 4 पे पावर 6 जो है ना, इसे आप ऐसे लिखोगे, और 4 पे पावर 12 ऐसे लिखोगे, और गुणा में 4 पे पावर 16 लिखोगे। तो आपको पता है कि ऊपर नीचे जब डिवाइड में होते तो माइनस हो जाती है पावर, ठीक है, तो इसे मैं लिखता हूँ कि 4 पे पावर माइनस का 6 आ जाएगा, और गुणा 4 पे पावर इधर 16 रहेगा, ठीक है, इतना ही सॉल्व कर रहा है। और इधर मैंने लिख लिया 4 पे पावर, ठीक है, m प्लस 4, ये ब्रैकेट में रहेगा। तो ये देखो -6 और 16 जब मल्टीप्लाई में होता है और बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो 16 में -6 जोड़ेंगे तो 10 रह जाएगा, तो 4 पे पावर 10 आ गया। और इधर देखो फ्रेंड 4 पे पावर m प्लस 4 आ गया। तो अब इनका बेस सेम है ना 4 4, तो इसका मतलब है m प्लस 4 की वैल्यू 10 के बराबर हो गई, ठीक है, इतना समझ में आया। तो m की वैल्यू आपके पास 6 निकल के आ गई कि नहीं फ्रेंड्स, ये देखो, तो m की वैल्यू 6 आ गई, ये अपना आंसर हो गया। आपको मैंने एक एक स्टेप बताई, वरना आप यहीं पे सीधे कर सकते थे कि 16 पावर 3 हो जाएगी, फिर ये यहाँ पे 64 पे पावर 4 4 के टर्म्स में निकाल लेंगे, यहाँ से अपन 4 के टर्म्स में बना लेंगे, और सीधा 1-2 स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड्स आपको, कि जब आपके पास ऐसा लिखा हो 2 पे पावर 3 पे पावर 4 ऐसे कुछ लिखा हो, तो आप ये समझ लो ये ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई आता है, तो इस ब्रैकेट को हटाया तो 2 पे पावर 3 और 4 के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है। तो ये 2 पे पावर 12 आ जाएगा इस तरह से। लेकिन फ्रेंड्स अगर सेम चीज़ ऐसे लिखी हो 2 पे पावर 3 पे पावर 4 ऐसे लिखा हो और अभी ब्रैकेट नहीं लगा, तो आप इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको ऐसा करना पड़ेगा 2 का 2 लिखो और 3 पे पावर 4, तो 3 पे पावर 4 आपको पता है ना कि 3 को 4 बार लिखना है ऐसे करके। ये देखो ऐसे करके आप लिखते चले जाओगे, ये हो गया। और अब आप फाइनली क्या लिखोगे, 2 पे 3 त्रिको 9, ठीक है, और इधर से भी 3 त्रिको 9 और 9 ने 81, तो 2 पे पावर 81 आ जाएगी। तो आप अंतर देखो, इधर 2 पे पावर 81 आ रहा है और इधर इधर 2 पे पावर 12 आ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और फिर आपको दिक्कत ना हो इसलिए आपको बता दिया मैंने। ये देखो फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया कि ए और बी किसी काम को करते हैं 30 दिन में, ठीक है, दोनों मिलके, और बी और सी किसी काम को एक साथ करने लग जाए ना तो 24 दिन में हो जाता है, और ए और सी करने लग जाए तो 40 दिन में हो जाता है। अगर ऑल 3 वर्क टुगेदर, अभी दो दो लोग साथ में आ रहे थे, कहीं ए बी साथ में, कहीं बी सी साथ में, तो कहीं ए सी साथ में, लेकिन तीनों एक साथ नहीं आए थे। ये बोल रहे हैं कि तीनों अगर एक साथ आ जाएं तो काम कितने टाइम में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो बड़ी आसानी से करते हैं। यहाँ पे देखो ए और बी ऐसे लिख लो, ए और बी 30 दिन में काम करते हैं, ये लिख लिया। फिर उन्होंने बोला बी और सी उसी काम को कर देंगे 24 दिन में। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप ए और सी को ले लो तो वो उसी काम को करेंगे 40 दिन में। तो हम ये तो निकाल लें फ्रेंड्स पहले कि काम कितना है, तो बड़ी आसानी से यहाँ पे काम आ जाएगा। ये देखो काम आ गया अपना, इनका एलसीएम ले लेना होता है, ठीक है, ताकि आसानी से कट सके। तो 30 का 30, 24 और 40 का 120 आ रहा है, क्योंकि 24 पंचे 120 हो जाएगा, 30 चौको हो जाएगा, 40 तिया हो जाएगा। अब देखो 30 का 120 में भाग दे दो तो ये 4 बार गया, ठीक है, 24 का 120 में दे दो 5 बार गया, और 40 का 120 में दे दो तो ये 3 बार गया। तो ये जो अपना 30, 24 और 40 था ये अपना टाइम था, ठीक है। ये जो पीवाई की सीरीज है ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने मैथ को थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है। जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो इस सीरीज को देख सकते हैं, लेकिन मैं एक वॉरियर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी बहुत जल्द, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा। तो जैसे टाइम एंड वर्क को मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, बहुत जल्द 2-3 वीडियोस में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरह से जब आप सीख लोगे तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। बाकी जिन्होंने थोड़ा बहुत मैथ पढ़ रखा है, चैप्टर थोड़े बहुत कर रखे, तो उन्हें अच्छे समझ में चीज़ें आएंगी और कैसे और जल्दी कर सकते हैं वो। तो ये अपना टाइम होता है। ये जो सर्कल में एलसीएम लिया ये अपना वर्क होता है, ठीक है, कि ये हमें काम करना है 120 यूनिट, और ये जो निकल के आया डिवाइड करके ये हमारी एफिशिएंसी होती है जिसे हम कार्य क्षमता बोलते हैं, ठीक है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखो 4, 5 और 3 ये सब हो गया, लेकिन हमें निकालना है कि ऐसा निकालो कि ए बी और सी तीनों मिलके काम करें, ठीक है, तो कितने दिन में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। तो वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है, ये होता है आपका वर्क निकालने का फॉर्मूला। तो वर्क तो आपको पता है कि वर्क आपका 120 यूनिट है, ये हो गया। और आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है कितने दिन में हो रहा है, तो एफिशिएंसी को नीचे लिखना है। तो एफिशिएंसी फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब की जोड़ के तब लिखेंगे, लेकिन हमें यहाँ केवल तीनों की एफिशिएंसी लिखना है क्योंकि काम तीनों से करवाना है। और यहाँ तो 2-2 की एफिशिएंसी दे रखी, तो देखो कैसा करना, यहाँ पे एफिशिएंसी इनकी जोड़ो, ए प्लस बी, ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गई, बी प्लस सी ये हो गई इनकी, ठीक है, ए प्लस सी कैसे निकाला जाता है ये देखो, और इक्वल में कितना आ जाएगा 4 + 5 + 3 ये हो गया। तो देखो ए 2 बार आ रहा है तो ये 2a हो गया, ऐसे ये 2 बार बी आ रहा है तो 2b हो गया, ऐसे 2 बार सी आ रहा है तो 2c हो गया, और इधर 5, 4, 9, 3 12 यूनिट हो गया, ठीक है। अब ये देखो 2 कॉमन ले लो तो ये हो गया a + b + c = 12, इतना हो गया। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से a + b + c निकल आया आसानी से, ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई 6, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई एफिशिएंसी a + b + c की कितनी आ गई, तो ये देखो यहाँ पे 6 आ गई। यही एफिशिएंसी यहाँ पे हमें रखनी है इसकी जगह पे, तो यहाँ आप 6 रख दोगे और 6 से काट दोगे तो 6 दूनी 12 और 20, तो इन्हें फ्रेंड्स 20 दिन लगेंगे तीनों को मिलके काम करने में। तो यही अपना आंसर हो गया। तो आपने कुछ नहीं किया, जो टाइम दिया रखा था दोनों का मिलके काम करने का वो लिख लिया ये, ठीक है, यहाँ पे फिर एलसीएम निकाल लिया, फिर इनका डिवाइड करके इसमें एफिशिएंसी निकाल ली कि एक दिन में वो दोनों मिलके 4 यूनिट काम करेंगे, एफिशिएंसी यही होती है एक दिन में। तो दोनों मिलके बी और सी 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, ये 3 यूनिट कर रहे हैं। तो हमने ऐसे जोड़ के कॉमन लेके ए + b + c की एफिशिएंसी निकाल ली, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी अलग अलग निकालना पॉसिबल नहीं है कि हम ए बी और उससे निकालें। ये सबसे आसान हो गया, तीनों की एक साथ आ गई 6, और हमें इंडिविजुअल नहीं पता किसकी कितनी है, हमें केवल इनकी अलग अलग मतलब तीनों की जोड़ के पता चल गई 6, और उसी की जरूरत थी हमें, पूरा का पूरा 6 रख दिया, 20 दिन आंसर निकल के आ गया। ये देखो फ्रेंड्स ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ टाइम एंड वर्क की जगह ये रुपए दे दिए कि रुपए बांटे, क्योंकि काम या तो आप दिनों में करते हैं आपने इतने दिन किए, और उसको दूसरे टर्म्स में बता सकते हैं कि आपने इतने रुपए का काम किया, ठीक है। तो उसके लिए ये कैसे किया जाएगा कि ए काम को करता है 20 दिन में, बी करता है उसी सेम वर्क को 25 दिन में,
और उन्होंने स्टार्ट किया वर्क जॉइंटली, एक साथ काम करना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद सी ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। तो ये देखो ए और बी ने एक साथ जब काम स्टार्ट किया तो सी उनके साथ नहीं था, कुछ दिनों बाद आया, फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद। एंड 10 ऑल ऑफ देम, और फिर क्या हुआ, सभी ने मिल के काम को कंप्लीट कर लिया 10 दिनों में। तो बताओ ऑल ऑफ देम वर पेड टोटल 700 रुपए, और जो तीनों ने मिलकर काम किया था उन्हें 700 रुपए मिले पूरे। अब बताओ सी का शेयर क्या होगा। तो मैं फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं, जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा, ये याद रखना, जो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए टाइम एंड वर्क में कि शेयर वगैरह बांटना है, उन्हें कितने पैसे मिलेंगे किसको, तो जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा, ठीक है, किस कार्य क्षमता से काम किया है, उतने में ही उनका पैसा बट जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद है तीनों की एफिशिएंसी मिल जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, उनका रेशियो मिल जाएगा, और उसी रेशियो में हम 700 रुपये को बांट देंगे तो हमें सी का शेयर मिल जाएगा। तो आप देखो कि ए जो है वो 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी जो है वो 25 दिन में कर रहा है। तो हम यहीं से काम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम ए प्लस बी प्लस सी करके 10 दिन नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों ने मिलकर काम एक साथ नहीं किया, सी कुछ टाइम बाद आया था। तो हम 20 और 25 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 20-25 का यहाँ पे आ गया 100, इतना हो गया। तो 20-5 100 और 25-4 100, तो 5 और 4 इनका क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गई। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि काम पूरा है 100 यूनिट, ये 100 यूनिट है, 5 और 4 ये कितना हो गया, 9 यूनिट। तो आप मुझे एक बात बताओ फ्रेंड्स कि ये जो 9 यूनिट है, इस 9 यूनिट एफिशिएंसी में सी की कुछ एफिशिएंसी रही होगी, जैसे मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, एफिशिएंसी रही होगी, और इस एफिशिएंसी में मैंने 10 का गुणा कर दिया, क्योंकि 10 उसका क्या था, टाइम था कि तीनों मिलके, तो तीनों की एफिशिएंसी ये आ गई। इसे मैं दोबारा से लिखूं तो ये देखो यहाँ पे कि 5 ए की थी एफिशिएंसी, 4 बी की थी, और सी की एफिशिएंसी एक्स मान ली, तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ ली। और एफिशिएंसी में जब हम टाइम का गुणा कर देते हैं जो कि 10 दिन है, तो पूरा काम हो जाता है जो कि 100 यूनिट है। समझ में आ गया। तो यहाँ से 100 के बराबर रख लें, ये हो गया। तो ये देखो 0 से ये 0 कट गया। अब ये देखो एक्स इधर है और 9 उधर पहुंचा दिया, तो 1 यूनिट आ गया। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, और आपको देखो फ्रेंड्स 100 यूनिट काम करवाना है, ठीक है। अब आपको काम से मतलब ही नहीं है, मैंने बोला रेशियो आप निकाल लो, तो आपको पता चल गया कि ए की 5 थी, बी की 4 और सी की 1, तो ये इनका रेशियो आ गया, ठीक है। और टोटल 700 रुपये मिल रहा है, तो 5 4 9 और 1 10, तो इसका मतलब है कि सर 10 यूनिट जो है ना वो 700 के बराबर है। तो इससे पता चला कि सर हमें तो 1 यूनिट निकालना है, क्योंकि 1 यूनिट हमारा सी का है ना एफिशिएंसी। तो इस 0 से ये 0 कट गया, 1 का आ गया 70 रुपये, तो ये 70 रुपये मिलेंगे सी को। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ये इतना अच्छा क्वेश्चन था कि आपको पता होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी का रेशियो है ना, उसी में पैसा बढ़ता है। यहाँ दिन से आपको मतलब नहीं रहता कि दिन कितने दिन काम किया, क्या काम कितनी अच्छी एफिशिएंट तरीके से किया गया। रुपए वही मालिक तभी देता है जब काम करने वाला सर्विस प्रोवाइडर काम कम से कम समय में और अच्छी एफिशिएंसी के साथ कर दे। अब देखो गणेश, राम और सोहन एक साथ कंप्लीट करते हैं काम को 16 दिन में, ठीक है। तीनों ने काम किया, गणेश ने, राम ने और सोहन ने। फिर यहाँ लिखा है गणेश और राम एक साथ काम करते हैं 24 दिन में। अब दो ही लोग आए, गणेश और राम, तो ये बताओ कि नंबर ऑफ डेज सोहन अकेला उस काम को कितने टाइम में फिनिश कर देगा। तो देखो फ्रेंड्स, गणेश के लिए जी लिख लो, राम के लिए आर और सोहन के लिए एस, तीनों मिलके 16 दिन में कर रहे हैं। फिर गणेश और राम मिलके 24 दिन में कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला सोहन अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो हम पहले काम निकाल ले रहे हैं, तो बस इन दोनों के एलसीएम से हमें काम मिल जाएगा कि काम कितना है। तो हमें पता चल गया 24 दूनी 48, एलसीएम बन जाएगा, तो 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। तो हमें ये पता चल गया कि फ्रेंड्स जी, आर और एस तीनों मिलके उनकी एफिशिएंसी है 3, और जी और आर की है 2। तो यहाँ पे एस की कमी है ना, तो इसका मतलब है कि अगर सिर्फ हम इतना देखो फ्रेंड्स, आपको ये बताता हूँ, जी, आर और एस इनकी एफिशिएंसी टोटल है 3, और जी और आर की तो दूसरे से हमें पता चल रही है कि 2 है। तो 2 में हमने एस की एफिशिएंसी जोड़ दी तो 3 आ गया। तो इसका मतलब है एस की एफिशिएंसी तो बन रही होगी ना फ्रेंड्स, 1। तो ये 48 पूरा काम था, और 1 उसकी एफिशिएंसी, तो 1 से डिवाइड करो 48 को, तो 48 दिन काम आ जाएगा, मतलब 48 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आप ये फॉर्मूला मत भूलना, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, इसी से निकाला है पूरा कि ये वर्क 48 था, एफिशिएंसी उसकी 1 आ गई थी, ई नीचे भेज दिया, टी निकल आई, ठीक है। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये आपके नंबर सिस्टम का आ गया कि 8 डिजिट का ये नंबर है पूरा, इसे हम 88 से डिवाइड कर रहे हैं, और फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इस क्वेश्चन को देख के ये समझो कि ये जो 5x - 8y है ना, हमें केवल x और y की वैल्यू पता चल जाए, यहाँ पे हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर आपको दे रखा कि ये नंबर डिविजिबल है इससे, तो मैं एक नंबर यहाँ लिख ले रहा हूँ, ये वाला 1 7 9, यहाँ पे x ले लिया, 0 9 1, और यहाँ पे y ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि ये 88 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपको 88 को पता कैसे तोड़ना है, इसे आप को प्राइम नंबर्स में तोड़िए। को प्राइम नंबर क्या कि उनके बीच में अगर हम HCF लें
तो HCF बंस के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो मैंने 88 को 11 और 8 में तोड़ दिया, तो 11 8 88, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, HCF जब लेते केवल 1 आता है। तो हम 11 और 8 में तोड़ेंगे, ऐसा मत करना कि आपने 22 और 4 में तोड़ दिया, ठीक है, फिर तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल आ रहा है, ठीक है, तो इससे काम नहीं बनेगा। तो 11 और 8 में तोड़ दिया, तो अगर ये वाला पूरा नंबर 11 और 8 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये नंबर 88 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर 88 से डिवाइड करके हम चेक नहीं कर सकते, तो हम 11 और 8 से चेक करेंगे। तो हमें पता है, सबसे पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी उठा लें। 8 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है जिसकी लास्ट की जो 3 डिजिट है ना वो डिवाइड हो रही हूँ। तो इधर देखो 9 1 और 22, अगर इस नंबर को हमें, और इन्होंने बोल दिया कि ये नंबर 88 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पक्का 8 से डिवाइड हो रहा होगा। तो इसका मतलब है 9 1 यहाँ पे क्या रखें बाई की जगह कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 8 की टेबल पढ़ना, 8 एकम 8, ठीक है, एक बचा 11 हो गया, 8 एकम 8 3 बचा। तो ये 3 के साथ में बाई पे क्या रखें, तो देखो 3 के साथ में 32 रख दो, 8 चौको 32 होता है, फिर 8 5 40, तो 4 चाहिए, 4 है नहीं 3 ही है, तो केवल 32 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 3 बच गया था, 2 और ले लो। तो इसका मतलब बाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है फ्रेंड्स, बाई की वैल्यू 2 होगी। तो ये अपना काम हो गया, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, ये 2 हो गया। फिर से नंबर उतार लो पूरा ऐसे करके, आपको अच्छे समझा रहा हूँ एक एक स्टेप, ठीक है, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। इतना हो गया, बाई की जगह 2 आ चुका है। अब हम एक्स की ओर मिल जाए, हमारा पूरा ही आंसर निकल आएगा। अब फ्रेंड्स करना क्या है, 11 की आपको पता है डिविजिबिलिटी कि हम इवन और ऑड नंबर्स का सम ले लेते हैं और फिर उनका डिफरेंस निकाल लो। तो जो ऑड और इवन नंबर उन्हें जोड़ लो, फिर आपस में अंतर निकाल लो। अगर अंतर उनका 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 की टेबल वाला कुछ भी आ जाए, 22 33 ऐसे करके, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। और इन्होंने बोला कि 88 से डिवाइड है, तो पक्का ही 11 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस या तो 0 आएगा या 11 आएगा या ये आएगा, तो हम 0 मान के से कर लेंगे। तो देखो करना क्या है, आप यहाँ से रख के देखो इसे, ये यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ बंस है ना, तो 2 और 9, ठीक है, एक एक आपको छोड़ते हुए जाना है। आपको इतना पता होगा शायद कि ये किस तरह से 11 की डिविजिबिलिटी देखते। तो 2 और 9 को ऐड करेंगे, एक्स को जोड़ेंगे, फिर एक छोड़ दो, फिर 7 को जोड़ेंगे, तो 7 और प्लस एक्स, फिर प्लस 9, 9 7 16 और 2 18, तो हमारे पास आ गया 18 प्लस एक्स, इतना आ गया। ये इसका डिफरेंस, मतलब ये प्लस आ गया। अब इसे जोड़ दो, 1 और प्लस 9 10, 10 और 0 10, 10 और 1 11, ये 11 इधर से आ गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालना होता है, तो इधर माइनस कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 18 18 माइनस 11, तो आपको पता चल गया 18 माइनस 11 और प्लस का एक्स इस तरह हो जाएगा। तो 18 में से 11 गया तो 7 और प्लस एक्स। अब आपको यहाँ ऐसा नंबर रखना है कि ताकि ये या तो 0 बना दे 11, तो कम से कम नंबर रखो जिससे अपना काम बन जाए। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ 0 रखोगे कुछ नहीं होने वाला, 1 रखो 2 रखो, तो यहाँ में दिख रहा है कि अगर हम यहाँ 4 रख दें तो ओवरऑल ये पोर्शन हमारा 11 बन जाएगा। और 11 बन गया, वही तो हमें बनाना है ताकि डिवाइड हो जाए। तो एक्स की वैल्यू हमें फ्रेंड्स यहाँ से मिल गई 4। अब हमें एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया। तो 5x की जगह 5x की जगह पे आप क्या रखोगे, 4 रख दो, माइनस 8 वाई की जगह पे आप 2 रख दो, तो 5 को 20 माइनस का 16, आपका ओवरऑल 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना आंसर हो गया। चलते हैं आगे। अब ये देख लो फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये आपके किस पे बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 2 कार्ड्स हैं, ठीक है, पत्ते ताश खेले जाते हैं, उन्हें निकाला गया। तो 2 पत्ते रेंडमली निकाले गए, 1 आफ्टर एनदर, एक के बाद एक, बिना रिप्लेसमेंट के। कि मान लो एक पत्ता निकाल लिया, फिर उसे उसमें रखा नहीं, फिर हमने दूसरा पत्ता निकाला, तो टोटल 52 पत्ते होते हैं। जब एक पत्ता निकाल लिया तो दोबारा हम केवल 51 पत्ते रहे होंगे जिनमें से हमने एक पत्ता निकाला। तो इस तरह से होता है। और फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, ये तो बताई दिया 52 कार्ड्स थे। इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ कि दे विल कंसिस्ट ऑफ ए रेड किंग मिले, एक रेड किंग एंड एक रेड क्वीन मिले। ठीक है, तो एंड लगा हुआ है और एंड वाले में मल्टीप्लाई होता है और वाले में हम प्लस करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये मैं वॉरियर बैच में आपको एक एक चैप्टर वाइज सिखाऊंगा, तो अच्छे समझ में आएगा। अभी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस है, तो आपको थोड़ा बहुत, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा इन चीज़ों का। तो देखो कैसे निकालना है। आपको ये पता है फ्रेंड्स कि जो रेड कलर के होते हैं ना, वो 26 होते हैं कार्ड, लेकिन 13 कार्ड में तोड़ लो उन्हें। तो 13 कार्ड जब रेड के होते हैं और 13 रेड के होते हैं, तो 13 कार्ड में केवल एक किंग होता है, और इधर 13 कार्ड में एक किंग होता है। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि हमारे पास 2 किंग हैं, ठीक है, और 2 किंग में से हमें केवल एक किंग को सिलेक्ट करना है। तो जब इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, इसके लिए आपको थोड़ा अगर पता होगा तो आप कर पाओगे। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया। अब ये कब लगता है, जहां पे आप चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हो, जब चीज़ें आप पे ज़्यादा और आप उससे कम सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे 2 थे, जब आप 26 कार्ड लोगे, जैसे आपने 52 कार्ड लिए, लेकिन इन्होंने कहा हमें रेड किंग चाहिए, तो आपको पता चल गया कि रेड किंग कितने होंगे। तो रेड किंग होंगे 2, लेकिन हमें केवल एक चाहिए, तो हमें 2 में से सिर्फ एक चाहिए। ये हमारा फेवरेबल आउटकम वाले हो गए। और एंड लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेंगे।
फिर दूसरा आया, इन्होंने कहा हमें एक लाल रानी चाहिए, रेड क्वीन। तो रेड क्वीन हमें पता है कि 2 रेड क्वीन होती हैं, उसमें से हमें एक चाहिए, तो 2C1। और अपॉन में 52 कार्ड्स थे टोटल, जिनमें से आपने 2 कार्ड्स निकाल लिए। तो आपको समझ में आ गया, ये जोड़ भी आपको दिख जाएगा नीचे वाला, ये यहाँ सेम हो रहा है 1 + 1, ये नीचे 2 आ गया, तो ये बन गया आपका। जब फ्रेंड्स आप इतना बना लोगे ना तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 2C1 को कैसे सॉल्व करते हैं, जब आपका ये NC1 लिखा होता है ना तो इसका मतलब n होता है। जैसे मैं लिख दूं 5C1 तो इसका मतलब सीधा 5 होता है, मैं लिख दूं 10C1 तो इसका मतलब सीधा 10 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 10C2 तो इसका मतलब होता है ऊपर लिखोगे 10 फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे लिखोगे 2 फैक्टोरियल, और फिर 10 में से 2 गया तो 8 फैक्टोरियल। ये ऐसे किया जाता है, ठीक है, ऐसे लिखना होता है। अब यहाँ पे देख लो, तो 2C1 को तो हम 2 लिख ले रहे हैं और फिर गुणा लगा लो, फिर उन्होंने 2C1 फिर से लिखा, इसे फिर से 2 लिख ले रहा है, अपॉन में 52C2, तो 52C2 को यहाँ पे 52 फैक्टोरियल ये लगा लो, और इसके अपॉन में ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और 52 में से 2 गया तो ये 50 फैक्टोरियल, ये इतना आ गया। आगे अगर हम बढ़ाएं तो फ्रेंड्स ये 2 2 या 4 हो जाएगा, इतना हो गया। और नीचे हम ये करें तो ये 52 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 50 और फैक्टोरियल, ये ऐसे लिखा, और इधर 2 फैक्टोरियल और इधर गुणा में 50 फैक्टोरियल, ठीक है। 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट गया, इधर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, तो ये तो 2 रह गया। अब ये 2 इसे काट देगा यहाँ पे, ये अपना 26 रह गया, ठीक है, और ये 26 और ये 51 हो गया। अब आपको पता है ये काट देगा कितनी बार, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 13 बार काट देगा। तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 आ गया ऊपर, ठीक है, और 2 ऊपर देखा जाए तो पूरे में 1 में ही है, तो अपना ये आंसर हो गया। बाकी आप यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लो कि 13 एकम 13, 3 भी दिख रहा है, तो ये सिंगल डिजिट से आ गया आंसर, ठीक है। और 13 एकम 13, 13 पंचे 65 और 1 66, तो 2/663, ये अपना आंसर हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज हो रहा था, ठीक है। आपको ये जो मैंने बताया फैक्टोरियल, ये इस तरह से होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है कि आपको 5 से लेके 1 तक टेबल पढ़नी है घटते क्रम में, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे करके, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है 52 फैक्टोरियल, अगर 52 से लेके 1 तक गुणा लिखोगे तो कभी कर ही नहीं पाओगे पेपर। तो आपको पता है 52 गुणा 51 लिखा, और जहाँ आपको रोकना हो 1 से पहले आपको कहीं भी रोकना तो आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। तो मैं 50 पे रोकना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है नीचे 50 फैक्टोरियल बन रहा है, तो 50 से 50 सीधा कट जाएगा, क्यों पूरा ओपन करना उसे, तो ये कट गया। और 2 फैक्टोरियल जो होता है, ये 2 फैक्टोरियल है, इसे आप लिखते हो 2 गुणा 1, तो भी लौट के 2 ही आ जाता है, इसलिए 2 फैक्टोरियल को डायरेक्ट मैंने 2 लिख लिया था, ठीक है। तो ये इस तरह से कट के अपना आंसर आ गया। ये देख लो फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये डायरेक्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कितनी 3 डिजिट के इवन नंबर्स बनेंगे, तो आप ध्यान देना, इवन नंबर्स बनाना है, 3 डिजिट के बनाना है, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। और इन्होंने डिजिट्स दे दिए, कौन कौन से लेने हैं, 0 1 2 3 4 और 5। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 0 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास कितने, 3 और 3 6 डिजिट्स हैं। इन 6 डिजिट्स का यूज करके हमें इवन नंबर बनाना है। और फ्रेंड्स 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे करते हैं, देखो एक बॉक्स ये बनाया, और ये देखो 3 बॉक्स दिख गए यहाँ पे, तो हम यहीं पे रखेंगे और देखेंगे इवन नंबर कितने बन रहे हैं। तो जब फ्रेंड्स इवन नंबर बनाना है, तो आपको पता है इस वाले डब्बे में यहाँ पे इस जगह पे ऐसा नंबर आना चाहिए जो इसे इवन बनाए। तो ऐसा नंबर हो जो इसे 2 से डिवाइड कर रहा हो, तो या तो 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 8 ये नंबर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 0 है, 2 है और 4 है, इसके अलावा 6 8 ये तो है नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ ऐसे किया जाता है कि आप ऐसे सोचो, इस डब्बे में हम कितने तरीके से उन नंबर्स को रख सकते हैं, ठीक है। ये मत करना हम 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, नहीं, कितने तरीके से रख सकते हैं। तो हमारा मन हम 0 रख दें, हमारा मन हमने 0 को हटाया, हमने कहा 4 को रख दो, हमारा मन हमने 4 को हटाया, हमने कहा 6 क्या है यहाँ पे 2 को रख दो। तो इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रखना भी कुछ भी नहीं है, आप बस ये सोच के चलो कि हाँ अगर हम इन तीनों में से कुछ भी ला के रख दें यहाँ पे तो वो इवन बना रहेगा, क्योंकि हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि इवन हमेशा इवन मिलना चाहिए। अगर हमने 1 3 या 5 में से कुछ रख दिया तो वो ऑड हो जाएगा और वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमने इस बॉक्स में रख दिया कि इस बॉक्स को हम 3 तरीके से रख सकते हैं, ये हो गया अपना। तो फ्रेंड्स जब आपने 3 तरीके से रख दिया तो इसका मतलब है कि आपको नहीं पता कि आपने क्या रखा, लेकिन आपने ये मान लिया कि 4 2 और 0 में से मैंने कोई एक नंबर यहाँ पे रख लिया। अब फ्रेंड्स इन दोनों पे आ जाओ, तो इसका मतलब है इन 6 में से आपने एक तो कोई रख लिया। अब आपके पास क्या खाली है, 5 नंबर खाली हैं इसमें से, या तो आप 0 का हटा दो तो ये 5 खाली हैं, या आपने 2 रख दिया होगा तो 2 हटा दो तो बाकी के 5 खाली हैं। 4 को यहाँ रखा होगा ये लास्ट वाले डब्बे में तो भी 5 खाली हैं। तो यहाँ डब्बे भर सकते हो आप 5 तरीके से,
6 से नहीं भर सकते, क्योंकि एक तरीका यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप रिपीट नहीं कर रहे उस नंबर को, जो एक बार यहाँ रख दिया वो रख दिया। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पे सोचो कि यहाँ आप कितने तरीके से भर सकते हो। तो आप देखो, आप यहाँ पे जब ये 5 हो गया ये, तो आपने एक संख्या यहाँ भर दी होगी, कोई आपने एक संख्या यहाँ भर दी होगी, रिपीट आप कर नहीं सकते, तो यहाँ केवल आपके पास 4 तरीके बचे। ठीक है, तो आपने 4 तरीके से इसे भर दिया। अब आपके पास कितने नंबर आ गए, 4 पंच 20 या 60, मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसे फ्रेंड्स 60 शब्द बन गए। ठीक है, 60 वर्ड्स। अब ये 60 शब्द ऐसे हैं जो आपके ईवन है, कितने ईवन है, लेकिन फ्रेंड्स ये 3 डिजिट के हैं, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि जब आपने यहाँ पे रखा है ना, तो आप हो सकता है 0 आपने यहाँ ले लिया हो, तो जब आप यहाँ 0 ले लोगे तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि 0 अगर आपने ले लिया और यहाँ आपने मान लो 5 और 2 ले लिया ऐसे, तो ये 3 डिजिट का इवन नंबर थोड़ी ना, 0 तो कोई मतलब ही नहीं, ये 2 डिजिट का बन गया। तो आपको ऐसे नंबर हटाने पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम वो नंबर निकाल ले रहे हैं जो पहले डब्बे में 0 आया होगा। तो देखो यहाँ पे फिर से एक डब्बा बनाया, ऐसे किया और हमने यहाँ फिक्स कर लिया कि यहाँ हमें 0 ही भरना है पहले नंबर पे। ठीक है, जब हम किसी डब्बे को फिक्स कर लेते हैं ना, तो उसे भरने का तरीका केवल हमारे पास एक होता है हमेशा। ठीक है, आपने ये बोल दिया कि हमें तो यहाँ पे 0 ही रखना है, तो 0 मत लिखना है यहाँ पे, 0 हमें रखना है, लेकिन 0 को रखने के तरीके कितने, एक ही तरीका है, क्योंकि हमारे मन में हमें 0 ही रखना है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, तो एक लिख दिया। अब फ्रेंड्स इसके अलावा जब आपने यहाँ 0 रख दिया, फिर आप यहाँ किस तरह से भर सकते हो, तो आपको पता है कि आपको यहाँ पे इवन रखना था, तो यहाँ तो आप 2 ही तरीके से तो भर सकते हो, क्योंकि 0 जैसे ही यहाँ पे रख के ऊपर लिख रहा हूँ, तो आपके पास यहाँ केवल 2 ही चॉइस रह गई, एक तो 2 और एक 4, तो इसे 2 तरीके से भर दिया। तो आपने एक ये भर दिया, एक ये भर दिया, और यहाँ आपके पास चॉइस आ गई 4, क्योंकि 6 थे टोटल। ठीक है, 2 नंबर आप भर चुके हो, एक ये, तो यहाँ 4 बचे। अब इनका गुणा कर लो, 1 चौके 4, 4 दूनी 8, तो फ्रेंड्स 8 शब्द ऐसे आ गए जो आपके 2 डिजिट वाले इवन नंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 0 शुरू में आ रहा होगा, लेकिन इन्हें 3 डिजिट चाहिए, तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, 60 में से 8 घटा दो। ठीक है, तो आपका 52 शब्द आ जाएगा, ये आ गया आपके 52 वर्ड्स, और यही फ्रेंड आपका आंसर है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा चैप्टर है, दिमाग लगता है उसमें, ऐसे नहीं कि आपने 2-4 क्वेश्चन कर लिए और काम बन जाएगा, आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप इन क्वेश्चंस को बना पाओगे। तो आप इसे दोबारा से भी अच्छे से देखना कि मैंने क्या चीज़ें की, पहले 60 शब्द निकाल लिए, फिर 8 घटा लिया, फिर अपना 52 शब्द आंसर निकल के आ गया। क्योंकि ये 0 वाला हम भूल जाते हैं, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कितने भर रहे हैं, जबकि दिमाग में ये रखना कि हम कितने तरीके से रख रहे हैं। 0 को केवल एक तरीके से रख सकते हैं, इस डब्बे में हमें इवन बनाना था तो हमने 3 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ नीचे वाले डब्बे में 1 रख दिया, मतलब 0 रख दिया, तो एक तरीके से भर दिया, तो अब 0 इस लास्ट डब्बे में तो आ नहीं सकता, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते, तो केवल 2 और 4 की जगह रह गई, तो 2 तरीके से भर दिया। जब 2 शब्द आ चुके हैं, एक ये नंबर आ गया, एक ये आ गया, तो बाकी बीच वाले में 4 तरीके से भर सकते, ओवरऑल 8 शब्द हो गए, और इस तरह से 52 आ गया। ये देख लो फ्रेंड्स, व्हाट शुड कम, अब ये सीरीज में क्या आएगा। ठीक है, ये नंबर सीरीज दे दी, इस जगह पे क्या आएगा, तो देख लो आप, 12, फिर ये 21, फिर ये 39, फिर ये 75 और फिर ये 147। तो आपको दिख रहा है किस तरह से बढ़ रहा है, तो 12 से 21 हो गया, तो 12 से 21 मतलब 9 बढ़ गया। ठीक है, फिर ये 21 से 39 हो गया, तो आपको पता है 20 से 39 19, 21 है तो ये 18 हो गया। फिर आपको पता है 39 से 75, तो 39 को 40 मानो मन में, तो 40 से 75 जाओगे तो 35 बढ़ा, लेकिन 39 था तो 36 बढ़ा है, तो ये 36 हो गया। तो हमें यहीं से दिखने लगा 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे जरूर 72 बढ़ रहा होगा, तो 72, तो 5 और 2 7, और 7 और 7 14, 147, तो हमें समझ में आ गया कि 72 का डबल कर दो तो 144, तो मतलब 147 में 144 जोड़ दे, तो 7 में 4 जोड़ो 1 आएगा, और 1 हमारे सिर्फ यहाँ पे है, तो यही आंसर हो गया। बाकी हमें यहाँ और जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, मन है तो जोड़ के देख लो जब आपके पास टाइम हो, वरना यूनिट डिजिट दिख गई कि 1 आ रहा है इसी में, और तो इसमें 3 3 और 3 आ रहा है, तो ये वाला आंसर हो गया। तो आप देखो 7 और 4 11 की यहाँ से ले, 4 और 4 8, 1 9, ठीक है, 1 1 2, 291 आंसर हो गया आपका। आपको इस तरह से करना है इन क्वेश्चंस को। ये देख लो फ्रेंड्स कि पेरीमीटर स्क्वायर का, पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल का और सरकमफेरेंस सर्कल का 132 सेंटीमीटर है, ये सब इक्वल हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब है परिमाप, परिमाप चाहे फ्रेंड्स आप स्क्वायर का ले लो, ये बोल रहे हैं कि आपने एक स्क्वायर लिया ऐसे, उसका परिमाप निकाला आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया ऐसे। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, एक समबाहु त्रिभुज, कि इसमें सभी जो भुजाएं हैं ना वो समान है। इक्विलेटरल आपका ये हो गया ट्राइंगल। इसका भी जो आपका पेरीमीटर है या सरकमफेरेंस बोल लो सर्कल के टर्म्स में, और यहाँ स्क्वायर, इसका भी पेरीमीटर 132 सेंटीमीटर है, और सर्कल का भी सरकमफेरेंस 132 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसा हो कि अलग अलग तरह के डायग्राम आपको दे रखे हैं और आपको पेरीमीटर सेम दे रखा है, तो एरिया पूछे कि एरिया किसका मैक्सिमम होगा, तो एरिया सिर्फ और सिर्फ उसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा जो सर्कल के जितने करीब बनता चला जाएगा एरिया उसका उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये ट्राइंगल देखो,
ट्राइंगल सर्कल से बहुत दूर है, सर्कल ये रहा, लेकिन ट्राइंगल को जब ये स्क्वायर बनाते हो तो स्क्वायर सर्कल जैसा लगने लगता है, क्योंकि ये कॉर्नर यहाँ से कट कर दो, 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 तो ये आपको सर्कल बनता हुआ दिख जाएगा। तो स्क्वायर सर्कल के बहुत करीब है। ऐसे स्क्वायर से अच्छा होता है पेंटागन, जहाँ पे 5 साइड होती हैं, फिर उससे अच्छा होता है हेक्सागन, फिर उससे अच्छा ऑक्टागन। ऐसे करके सर्कल के जितने करीब पहुंचते जाओगे एरिया उतना बढ़ता चला जाएगा। और इन्होंने यहाँ तो खुद सर्कल को दे दिया, तो अपना आंसर हो गया सर्कल। ठीक है, सर्कल का जो एरिया है ना, इन्होंने पूछा मैक्सिमम एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा, लेकिन कंडीशन याद रखना, कंडीशन ये है कि जब पेरीमीटर, जब परिमाप बराबर हो तभी ऐसा होगा, तभी हम ये रिलेट कर पाएंगे कि अलग अलग तरह के डायग्राम दे दिए और पेरीमीटर उनका सेम है, तो बताओ एरिया किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो एरिया सबसे ज़्यादा होगा सर्कल का। और कैसे याद रखना है कि जो डायग्राम सर्कल के जितने करीब पहुंचता जाएगा उसका एरिया बढ़ता जाएगा। अगर आपसे कोई ट्राइंगल के बारे में और स्क्वायर में पूछे कि इन दोनों में कौन बड़ा होगा, किसका एरिया ज़्यादा होगा, तो स्क्वायर का ज़्यादा होगा। लेकिन कोई पूछ ले कि स्क्वायर में और पेंटागन में किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, पेंटागन का पूछ लिया, तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि पेंटागन का ज़्यादा होगा। पेंटागन से ज़्यादा आपका हेक्सागन का हो जाएगा, हेक्सागन से ज़्यादा आपका ऑक्टागन का हो जाएगा, क्योंकि ये जो 8 साइड हो गई, 8 ऐसे ऐसे करके कॉर्नर्स बनते चले जाएंगे, ऐसे करके ऐसे मिलता चला जाएगा, तो आपका ऑक्टागन तैयार हो जाएगा। और आप देखोगे कि ये सर्कल के और करीब पहुंच रहे हैं, तो इस तरह एरिया बढ़ता चला जाता है। ये सारी चीज़ें थी फ्रेंड्स जो आपको बताना चाह रहा था मैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।